सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एचएस सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम्स है वो सितंबर के मंथ में होने वाला है। और आज के इस सेशंस में हम लोग बेसिकली आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एक सेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था एचएस सेमेस्टर 3 का, यानी 2025-26 का, उसके पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी एक तरीके से पीवाईक्यू डिस्कशन है आपके लिए। पीवाईक्यू को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपका काउंसिल जो है वो पूछता है एग्ज़ाम्स में, और एक तरीके से आपको आइडिया भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आप कितना रेडी हो इस एग्ज़ाम्स के लिए। यानी अपने प्रिपरेशन को भी अगर आपको जांचना है तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर है हिस्ट्री का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा जैसे कि आपके जो पेपर है ऑफिशियल, वो हिंदी, बंगाली, इंग्लिश सब लैंग्वेज में होता है। यहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल इंग्लिश क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल पे हो, वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पर जैसे कि कोई भेजने का सोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग टेलीग्राम पर सब पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मैं अभी करवाने जाऊँ उनको अच्छे से गौर से सुनना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। और आपका याद रखिएगा, काउंसिल का जो पेपर बनाने का तरीका है वो चेंज हो गया है। ठीक है, जब से ये नया सेमेस्टर वाला सिस्टम आया है, काउंसिल मतलब बहुत तगड़े तरीके से मैं बोलूँ क्वेश्चन बना रहा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पे दिखाऊंगा, तो आपको मुझसे पहले सॉल्व करने का कोशिश करना है। सॉल्व करने के बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, करेक्ट आंसर देखना है, उसके बाद खुद को एनालाइज करना है कि आप कितना प्रिपेयर हो इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, द पर्शियन ट्रैवलर। ध्यान रखिए, पर्शियन ट्रैवलर पूछ रहा है, हु विजिटेड इंडिया वाज, तो वो थे अब्दुल रज़ाक। नाम से समझ में आ रहा है एक पर्शियन ट्रैवलर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। अल बिरूनी रोट किताबुल हिंद। याद रखिएगा, किताबुल हिंद का एक और नाम तहकीकल हिंद भी है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो किस लैंग्वेज में लिखा था, तो याद रखना अरबिक में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, हु रिमार्क्ड दैट विजयनगर किंगडम वाज डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉस्पेरस। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रज़ाक ने ये रिमार्क किया था कि विजयनगर एम्पायर जो था वो काफ़ी डेवलप्ड और मैं बोलूँ प्रॉस्पेरस था, एक तरीके से खुशहाल था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं अगले स्लाइड्स पे। तो आपको जो है हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर मैं आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरीके से पूरा जो है एक कॉलम बनाकर आपसे पूछा गया है। सबसे पहला देखिए, मामलुक डायनेस्टी है। मामलुक डायनेस्टी को याद रखिएगा स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इसका जो टाइम फ्रेम था, इसका टाइम फ्रेम था आपका 1206 से 1290, यानी एक का ई। ठीक है ना, तो यहाँ देख लीजिए एक का ई कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी यहाँ से हम लोग काट देंगे। चलिए उसके बाद देखिए तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी याद रखना है 1320 से 1413 तक था, यानी दो का बी किसमें आप देखिएगा तो डी में आपको मिलेगा, दो का बी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके आगे नहीं देखना है, आप चाहे तो आगे देख भी सकते हैं। देखिए मामलुक के बाद खलजी डायनेस्टी आया था, तो जाहिर सी बात है 1290 से 1320 तक चलेगा। इसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, इसके बाद तुगलक आया था। देन आपका सैयद डायनेस्टी आया था, और सैयद डायनेस्टी आपका 1414 से 1451 तक चला, यानी 5 का सी। और बच गया लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक था। और 1526 में जैसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे देता है, हरा देता है, इसके बाद इंडिया में स्थापना होती है मुगल डायनेस्टी की। ठीक है, तो ये रहा कॉलम वाला क्वेश्चन। तो आपको मैं ये तो आपको चलिए पता ही है, आपको नॉलेज जानते हैं कि कौन कब फाउंड हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको कॉलम को काटना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मामलुक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, यानी एक का ई कन्फर्म है। तो अब बाकी दो ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, बाकी के जो सी और डी है उसमें से देखना है। उसके बाद हमने दो का बी देख लिया, वहाँ से हम लोग पूरा संतुष्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चनों को टैकल करना है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, हु रोड द बुक 6 वॉयजेस। तो 6 वॉयजेस किसने लिखा, तो याद रखिएगा टैवर्नियर ने लिखा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है चार मीनार इज लोकेटेड इन, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जीके में भी आप लोग पढ़ते हैं, हैदराबाद में चार मीनार है। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी क्लास 11 के आर्ट्स स्टूडेंट को जानते हैं जो कि इंटरेस्टेड हो मुझसे ऑफलाइन कनेक्ट होने में, ऑफलाइन कोचिंग या ट्यूशन के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। मैंने जो है क्लासेस शुरू कर दिया है, क्लासेस ऑनगोइंग है, अभी कंटिन्यू है, जहां आपको ऑल सब्जेक्ट्स आपके उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ENVS सब हर सब्जेक्ट जो है आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है तो मेरे द्वारा आपको जो है पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपसे रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा आपका, और सिलेबस वाइज जो कि काउंसिल का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस ऑनगोइंग है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी 11 आर्ट्स के स्टूडेंट को जानते हैं जो कि इंटरेस्टेड हो तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर रीअरेंज द सेंटेंसेस क्रोनोलॉजिकली, ठीक है ना, मतलब सीक्वेंस वाइज किस हिसाब से कौन पहले हुआ उसके बाद कौन हुआ, ऐसे आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए, मार्को पोलो विजिटेड द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान। देखिए मार्को पोलो जो एक इटालियन ट्रैवलर था, ठीक है ना, इसने कुबलाई खान के कोर्ट को विजिट किया था अराउंड मैं बोलूँ तो 13वीं सेंचुरी में। इसके बाद आता इब्ने बतूता। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया, ये 14वीं सेंचुरी में आया। इसके बाद अब्दुल रज़ाक को विजिट करते हैं देवराया के कोर्ट में अराउंड 16वीं सेंचुरी। देन बर्नियर विजिटेड द कोर्ट ऑफ औरंगजेब अराउंड 18वीं सेंचुरी, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरे लाइन से चल रही है, तो यानी यही सही आंसर होगी, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मान लीजिए आपको टाइमलाइन नहीं पता, फिर भी आप रूलर्स को देख के समझ जाइए। औरंगजेब एकदम मुगल की बात कर रहा है, मतलब एकदम लास्ट में होगा। देवराय टू उससे पहले था, जाहिर सी बात है, विजयनगर एम्पायर का रूलर था। मोहम्मद बिन तुगलक उससे और पहले था। ये कौन से ई का था, ये था आपका जो दिल्ली सल्तनत था उसके वक्त, और कुबलाई खान उससे और पहले का। तो ऐसे भी आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री। याद रखिएगा मैंने आपको कृष्णा देव राय पढ़ाया था, ठीक है ना, एक सेशन लेकर, वहाँ मैंने अष्ट दिग्गजास यानी 8 जायंट्स के बारे में बताया था, और वहीं पर उनमें से एक दिग्गज है पेडान्ना, जिनको फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री कहा जाता है। ये उनके कोर्ट में थे, कृष्णा देव राय के कोर्ट में थे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, MCQ आपका कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आप सिर्फ किसी एक बुक पर किसी चीज़ पर रिलाई रहोगे तो आपका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन छूटेंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ठीक है। इन सब चीज़ों को तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो ये सब है इनको कैसे टैकल करना है, लेकिन ये सब चीज़ें पूरे फैक्ट पर बेस्ड है, तो आपको अगर लर्न रहेगा तभी आप कर पाओगे, वरना अदरवाइज आपसे नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, टू विच रिलीजियस सेक्ट डिड रामानंदा बिलोंग। रामानंदा का ताल्लुक किस रिलीजियस सेक्ट यानी किस रिलीजियस फिरके से था, तो ऑप्शन बी वैष्णविज्म से था, ये मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी पीर और मुर्शिद जनरली यूज टू लिव इन, तो आपको पता है कि इनका जैसे बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री होता है तो इनका खानका होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स वाज। पहले भक्ति सेंट का नाम बताना है जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया था अपने असूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने डॉक्ट्रिन्स के प्रोपगेशन के लिए, उनको फैलाने के लिए, तो वो भी रामानंदा थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप अपने सेंस के जरिए आपको अगर वो चीज़ आता होगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है आप उसको कर लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड होंगे, तब उसके लिए आपको उनका लर्न होना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, इंग्लिश एनवॉय हु कम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर वर। मतलब जहांगीर के कोर्ट में कौन कौन से जो है इंग्लिश जो एम्बेसडर है उन्होंने विजिट किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, अल मसूदी, थॉमस रो। याद रखिएगा जहांगीर के कोर्ट में दो लोगों ने विजिट किया था, एक तो आपके थे विलियम हॉकिंस और एक था आपका थॉमस रो, इन दोनों ने विजिट किया था। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन के हिसाब से 2 और 4 करेक्ट होना चाहिए, तो यही देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 4 ट्रू एंड 1 3 फॉल्स, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो चीज़ों को कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु का लंगर वाज स्टैब्लिश्ड बाय, तो याद रखना गुरु नानक जी ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफिज्म। तो आपको ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार करवाया भी आपको मॉडल सेट वगैरह में, कव्वाली। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ। तो आपको पता है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, उनके मेमोरी में, उनके कॉमेमोरेशन में ये जो है आर्किटेक्चर बिल्ड किया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, कृष्णा देव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर के हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा होगा, जिसको फैक्ट पता होगा वो कर पाएगा, तुलुवा डायनेस्टी। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, केम टू बी नॉन एज आगरा ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि जो बहमानी किंगडम था उसमें बिदार, बीजापुर, गुलबर्गा, गोलकोंडा और अहमदनगर जैसे 5 स्टेट्स में वो डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो जो बीजापुर था वो आपको क्या कहलाता है, साउथ इंडिया का आगरा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ टलीकोटा फोर्ट। मैंने कई बार आपको ये चीज बताया है कि यही मार्क करता है विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1565 में बैटल ऑफ टलीकोटा लड़ा गया था बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड जो डेक्कनी सुल्तान्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल था इलियास शाह। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, विजयनगर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। किस रिवर के किनारे, तुंगभद्रा रिवर। ये भी मैंने जो आपको रिवीजन सेशन आपके लिए हैं उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें करवाई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 21 एंड 22। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को। 21 हमसे क्या पूछ रहा है, द वर्ड इम्पीरियम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो याद रखना है कि जो इम्पीरियलिज्म आप पढ़ते हैं तो इम्पीरियलिज्म एक लैटिन वर्ड इम्पीरियम से आया है। ठीक है, तो कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड। द फर्स्ट टू कॉलोनाइज अफ्रीका। तो याद रखना पोर्तुगाल वो पहला कंट्री था जिसने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था, तो पोर्तुगीज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आई है कॉलम वाला। ये क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, अगर आपको पता होगा तो आप इन चीज़ों को कर पाइएगा। सबसे पहला टीपू सुल्तान, याद रखिएगा टीपू सुल्तान का ताल्लुक था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम आता है जो कि अराउंड 1791 के अराउंड देखने को मिलता है। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एक का सी, दो का ए, इसको देखकर ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। देखिए एक का सी, दो का ए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ओनली ऑप्शन सी में, बाकी सब में नहीं। तो यहीं पर ये चीज़ खत्म। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं आगे भी आपको बता दे रहा हूँ, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स का ताल्लुक था ट्रीटी ऑफ सालवाई से, और लॉर्ड डलहौजी थे बैटल ऑफ चिलियानवाला से। ठीक है ना, मराठा वगैरह में आप सब ये जो है फोर्ट, ये सब जो ट्रीटी है, जब एंग्लो मराठा वॉर आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था कि काउंसिल आजकल किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है, आपने जैसे माध्यमिक दिया था वैसा एकदम बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, एक डायग्राम दिया गया है एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम का। जैसे कि आपने 3 लैंड रिवेन्यू सिस्टम पढ़े ना, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है ना, इसके अलावा भैयाचारी सिस्टम, ये सब भी आता है जो कि पंजाब वगैरह में देखने को मिलता है। तो खैर यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम दे रखा है, उसका डीमेरिट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि हाई रेट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू का रेट काफ़ी ज़्यादा था। नो एग्जेम्पशंस फ्रॉम रिवेन्यू डिमांड, यानी जो रिवेन्यू डिमांड था उसका कोई छूट नहीं था। डिक्लाइन इन लैंड वैल्यू, लैंड वैल्यू में गिरावट हुई, और लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ डेप्ट, यानी जो डेप्ट ट्रैप में जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो फंस गए। कौन से लैंड रिवेन्यू सिस्टम में ये सारी डिमेरिट्स थी, याद रखिएगा। सबसे पहला बात जो आपका दिया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट, बहुत सारे लोग परमानेंट सेटलमेंट इसको करवाते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में आपको ये चीज़ तो है ना कि फिक्स था, जिस प्रकार से आपका जो वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता था उसका ऐसा 10/11 करके कंपनी को मिलता था। तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा, इसका जो सिस्टम होगा जिसमें हाई रेट ऑफ रिवेन्यू हमें देखने को मिलता है वो है रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 26 यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो क्या किया है। सबसे इंडस्ट्रियल कैपिटल तो देखने को मिलता ही आपका,
एग्रीकल्चर कैपिटल बोल के कुछ नहीं था, स्टेट कैपिटल था, कमर्शियल कैपिटल था। तो इसमें से 2 इनकरेक्ट होगा, यानी 2 फॉल्स होगा, बाकी सब 1 2 1 3 4 करेक्ट होंगे, ट्रू होंगे। बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वही मैं करवा रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। ओके, पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, डोम पेड्रो प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द एम्पायर ऑफ ब्राज़ील इन 1822। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्राज़ीलियंस नाउ सेलिब्रेट 7 सितंबर एज ए नेशनल डे। ये भी सही है कि 7 सितंबर को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको वही देता है कि किसका किससे रिलेशन है या कौन सही है। तो पहला बात तो दोनों सही है, दोनों सही है, तो यहाँ फॉल्स वाला जो है ये भी कट जाएगा और जो बी वाला फॉल्स है ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है। बचा कि बी इज़ द रीज़न ऑफ ए, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों 7 सितंबर को वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब इसलिए नहीं सेलिब्रेट करते कि डॉम पेड्रो एम्पायर बना था, बल्कि इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ से जो यूरोपियन फोर्सेस थे, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थे, उनको हटाया गया था, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ब्राज़ील आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ए कॉन्ट्राडिक्ट्स बी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं। द ड्यूटी ऑफ एडवांस नेशन, ध्यान से सुनिएगा, द ड्यूटी ऑफ एडवांस नेशन इज टू सिविलाइज बैकवर्ड नेशंस। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, याद रखिएगा सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया था जूल्स फेरी ने। जूल्स फेरी को देखकर ही फिर रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन बर्डन लिखा, उसमें उन्होंने वो सब बातें की। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते कि ऑप्शन में रुडयार्ड किपलिंग नहीं दिया, लेकिन असल में सबसे पहला जो ये प्रिंसिपल दिया था वो जूल्स फेरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज नॉन एज द सीजर ऑफ द ईस्ट। जूलियस सीजर आप पढ़ते हैं जब रोमन एम्पायर आप पढ़िएगा, उसमें आपको जूलियस सीजर एक रूलर देखने को मिलता है। तो ईस्ट का जूलियस सीजर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम इन इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, वन एंड ओनली लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। तो याद रखना 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1774 में इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को, और इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। नोट कर लीजिए, ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट इंडिजिनस शिपिंग कंपनी वाज फाउंडेड बाय। तो याद रखना चिदम्बरम पिलाई ने किया था। वालचंद हीराचंद का ताल्लुक था कॉमर्स से। चलिए इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर देख लीजिए, द मेन काउज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस नहीं था, बैलेंस टैरिफ पॉलिसी भी नहीं था, डिसइंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर भी नहीं था, बल्कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कहीं टैरिफ ज़्यादा कहीं टैरिफ कम। इस वजह से जैसे इंडिया के केस में टैरिफ काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिससे इंडिया के गुड्स जो थी उसके एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। इस वजह कर जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला इंडिया के केस में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है, द डूरांड लाइन इज किसके बीच है। तो आपको पता है इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच है। असल में ये लाइन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन हम फिर भी इसे कंसिडर करते हैं इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री इज नॉन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट आप जानते हैं ना, पायलट का जो कंपार्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर पायलट का कंपार्टमेंट नहीं है, कॉकपिट का मतलब होगा वार प्लेस, ठीक है ना, जो जंगी मैदान जिसे हम लोग कहते हैं। तो बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का कॉकपिट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। अब देखिए आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को मालूम होगा कि इंडोनेशिया नीदरलैंड्स का यानी डच जो थे उनका कॉलोनी था। तो आपसे ऑप्शन में या तो डच देता है या नीदरलैंड्स दे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि ना डच दिया हुआ है ना नीदरलैंड्स दिया, तो क्या होगा। तो कोई इंग्लैंड करके चलाया, कोई फ्रांस करके चलाया, यहीं आपका मार्क्स कट जाएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताया भी है कि नीदरलैंड्स का एक और नाम हॉलैंड भी है। देखिए वो चीज़ दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो याद रखिएगा डच, नीदरलैंड्स या फिर कभी हॉलैंड्स भी देता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, द प्रोपोनेंट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी वाज। फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो प्रोपोनेंट था यानी सपोर्टर था वो कौन था, तो वो थे एडम स्मिथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा इसके बाद पूछ रहा है, आपको बताना चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला दिया हुआ जो कमर्शियल सेंटर्स थे इंग्लिश के यानी ब्रिटिशर्स के, देखिए स्टेटमेंट ए, कमर्शियल सेंटर्स ऑफ द इंग्लिश वर मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, श्री रामपुर। देखिए पौंडीचेरी आया तो यहीं गलत ये स्टेटमेंट, ये पौंडीचेरी फ्रांस का था, फ्रेंच का। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, कमर्शियल सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच वर माहे। माहे आपको वही आपको पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा, एक पौंडीचेरी, चंदन नगर।
जी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी, कमर्शियल सेंटर्स ऑफ द डच वर बिदार, सूरत, कैलकाटा तो ब्रिटिश का था। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, बी ट्रू, ए फॉल्स, सी फॉल्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आप बस एक भी आपको पता हो तो आप इससे कर लीजिएगा पूरा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। क्वेश्चंस तो आप फैक्ट्स तो आप रट ही लीजिएगा, समझ ही लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करिएगा वो चीज़ बस मेरा ये दिखाने का मोटिव है इस वीडियो के जरिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर बहुत इजी दिया हुआ है, ड्रेन ऑफ वेल आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। एक का बी देख लीजिए बस, तो एक सी में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, ये गलत। रैयतवाड़ी सेटलमेंट आपको पता है थॉमस मुनरो है, यानी 2 का ए, तो देखिए यहाँ पर 2 का ए है, तो यहीं से ये चीज़ हो जा रहा है। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मालवाड़ी सेटलमेंट जो था, तो मालवाड़ी सेटलमेंट एल्फिनिस्टॉन का था, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि आपको ये कॉलम वाला जो होगा, स्टेटमेंट वाला होगा, इसको कैसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज द जावा पीस ट्रीटी साइंड। ऑप्शन ए 1830 में। लास्ट क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन आता है, आपको पता है। रीअरेंज द स्टेटमेंट्स क्रोनोलॉजिकली। कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना, कॉर्नवालिस कोर्ट बना 1792 में। इसके बाद आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यानी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका जो फाउंडेशन है वो देखने को मिलता है, और एबोलिशन ऑफ दारोगा सिस्टम उसके बाद होता है, यानी ये क्रोनोलॉजिकली सजा हुआ है पहले से ही। तो इसका आंसर 1 2 3 4 होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको ये क्रोनोलॉजिकली वाला क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीके से एग्जाम में, मैं आपको बस दिखाने लाया हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है काउंसिल। एक तो ये रीअरेंज वाला पूछ रहा है, एक आपसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये ऐसे चार्ट में पूछ रहा है, ज्योग्राफी में आपसे डायग्राम दिखाकर पूछ रहा है। तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस होंगे, वरना 3-4 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे छूट ही जाएंगे। और बाकी रहा स्टेटमेंट वाला, तो ये सब भी आपको टैकल करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ों को एग्जाम में एमसीक्यूज़ को कैसे गौर से पढ़ना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, और जिस सब्जेक्ट का आपको PYQ चाहिए वो भी आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट सेशन कोशिश करूँगा उस पर लाने का। चलिए अच्छे से पढ़िए, थैंक यू सो मच।